गुड इवनिंग यामिनी। आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी आ रही है? हाँ हाँ जी। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। और सब बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ जी। ओके, तो कैसी चल रही तैयारी? तैयारी ठीक चल रही है। ये स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करूं? नहीं सब दिख रहा है, मैं वैसे लेके भी आई हूँ साथ अपने कॉपीज। हाँ, वो तो आप राइट डाउन करते रहिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो प्रश्न ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे, मतलब इजी थे, या कैसा लगा आपको? सर जो मतलब क्वेश्चंस आए हुए थे वो तो पढ़े हुए थे, बस लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो जो फोर्थ क्वेश्चन था मराठा वाला, वो हम्म। मैंने टॉपिक तो पढ़ा था पर उस तरीके से नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे उसका आंसर लिखना नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया कि उसको आंसर कैसे करना है। ओके फोर्थ ओके एंड फिफ्थ। ओके ओके फर्स्ट ओके। थर्ड तो मुझे फिर भी मतलब मैंने चीजें पढ़ी हुई थी तो। ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो आंसर राइटिंग है, ये आपने पहली बार किया है या इसके पहले भी लिखा है? ना ना सर, पहली बार ही क्या है, बस ग्रेजुएशन में लिखी थी और पीजी में लिखी थी जो लिखी थी। ओके ओके। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी जो है वो कितने समय से कर रही हैं? सर मैंने जुलाई के मतलब जून के लास्ट ईयर, जून के लास्ट से शुरू किया था, मतलब अच्छा। जुलाई से शुरू किया ओके 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 था सेमेस्टर में। ओके। तो ठीक, ठीक मतलब है। सर मैंने पीडब्ल्यू का कोर्स लिया था, वो मैंने ले तो लिया था पहले, पर मेरे एमए के एग्जाम्स चल रहे थे जून में जाके वो खत्म हुए, तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई तब से दिसंबर में ले लिया था वो मैंने स्टार्ट जून के लास्ट से किया था। ठीक है, कोई नहीं। देखो, क्या है ना, पहले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर धीरे धीरे इसी पे चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा। आप ना एक एक दो दो पॉइंट अपना जो आपको समझ में आएगा, आप यहाँ पे अपना राइट डाउन करते जाना, जो भी आपके पास आप नोट्स वगैरह लिए होंगे। से ज्यादा बुरे लिखे हुए थे। नहीं नहीं, अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, इसलिए मैंने कहा ना कि पहली बार लिखा है या मतलब पहले से लिखी हो। कुछ चीज़ें नहीं ऐसी सर हैं, ध्यान देता है। एक्चुअली देखो, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपर्ट है, तो उस पर क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपने पढ़ा होगा मे बी, तो कुछ लाइनें आपको याद होंगी, कुछ बातें याद होंगी, वो आपने यहाँ पे जो डाला है ना वो ठीक है। कुछ कमियाँ ये हैं कि जो बेसिक कमी है जो ज़्यादातर बच्चों में होती है, मात्राओं की। वर्ड्स छोड़ते हैं। हाँ, वर्ड्स की, मात्राओं की, ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यूपीएससी में इसके नंबर कट जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा सुधारना होगा। इसका एक, हाँ सर देखा मैंने भी बाद में पढ़ा जब रीड करा। हाँ, इसका एक अंतर ये हो सकता है ना कि जैसे एक लोकेलिटी का इस पे फ़र्क होता है, कि हो सकता है कि आपके लोकल एरिया में जो बोलने का टोन होता है ना, हम उसी टोन को अपने कॉपी में उतार देते हैं। तो लेकिन लिखावट में ये थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक देखो, है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान सा है कि प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर एक आंतरिक षड्यंत्र था। ठीक, ठीक, आपने इसमें अपना प्रेजेंटेशन किया है, आपने ये शुरुआत भी इसकी अच्छी की है। अब ये देखो ना, इसमें सबसे एक बड़ा ये ना कि ये सौदा होता है, सौदा नहीं। ये बोलने के टोन में, वो मैं समझ गया ना कि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, तो जैसे आपके यहाँ का ये लोकल लैंग्वेज होगा, अरे ये सौदा हुआ है, तो वो आपने वही लिख दिया है, तो मैं समझ गया ये थोड़ा सा वो क्षेत्र का दिक्कत होता है, रेंज का दिक्कत होता है, हर व्यक्ति का अपना एरिया का एक टोन होता है, तो वो थोड़ा सा आपको ये सुधारना पड़ेगा लिखने में, आपको ये ध्यान, जैसे कहीं कहीं और लिखना है तो वहाँ पे और हो गया है, और जहाँ पे और लिखना है वहाँ पे और हो गया है, ये यस बेसिक, सर। ये थोड़ा सा है। बाकी ठीक नहीं, आपने ये शुरुआत अच्छी करी है, काफ़ी अच्छा है ये वाला शुरुआत कि अपने कोटेशन से करी। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि एग्जामिनर को कि बच्चे ने पढ़ा है, इसने किसी
का स्टेटमेंट अगर दिया है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नाम लिखो तो नाम का थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो नाम सही है कि नहीं। नाम सही है, बहुत जगह के पणिक्कर है, के एम पणिक्कर भी है, तो ये पणिक्कर है, पाणिकर मत लिखो, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई कोटेशन लिख रहे हो, देखो दो तीन चीज़ों का हिस्ट्री में ध्यान रखना। अगर आप किसी का कोटेशन लिख रहे हो तो उसका नाम सही होना चाहिए। अगर आप किसी डेट को लिख रहे हो या ईयर को लिख रहे हो तो ईयर कंफर्म होना चाहिए। या किसी भी इतिहासकारों के बारे में लिख रहे हो तो उसका नाम पता होना चाहिए। अगर मान लो किसी इतिहासकार का कोई स्टेटमेंट है और आप अगर इस तरीके से कोट कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी कन्फ्यूजन है तो आप मत लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके उस पे, समझ रही हैं। एग्जाम पे क्या होगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है या इतिहासकारों का यह मानना है, आप ऐसे करके आंसर लिख सकती हैं। इसमें कभी कोई समस्या नहीं आती यूपीएससी की तरफ से। हाँ, अगर कंफर्म पता है तो जरूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इनका नाम जैसे आप के पणिक्कर भी कर सकती हो, इनका नाम ऐसे के एम पणिक्कर है और ये प छोटी डी आधा क पूरा क र, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं, क्योंकि आपने कोटेशन लिखा तो ये नाम थोड़ा सा रहेगा ना, तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जीएस की जो कॉपियाँ होती हैं वो एक्सपर्ट को नहीं दिए जाते, वो तो जनरल एक फॉर्मेट होता है आंसर का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उनके पास मान लो कोई हिस्ट्री वाले मतलब बंदे के पास ही आपकी कॉपी चली गई बाई चांस, तो वहाँ पे ये थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी आपने जो इसकी शुरुआत की है कि ब्रिटिश मुगलों द्वारा दी जा रही व्यापारिक सुविधाओं से लाभान्वित थे, ओके, एवं पूर्ण लाभ ले रहे थे, लेकिन वे अपने लाभ को अस्थायी रूप देना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल में अपना कठपुतली नवाब षड्यंत्र के माध्यम से बैठाना चाहा। अब देखो ये बै होना चाहिए, बैठाना, बैठाना, ये लोकल लैंग्वेज है, तो ये आप 2-3 बार लिखेंगे ये सुधर जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मैं इस आंसर में इसलिए बार बार अभी कोट करूंगा, इसलिए कि आप अगली बार जब लिखेंगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको इस चीज़ पे सुधार करना है, क्योंकि देखो अभी ही सुधार का टाइम है, समझ रही हो ना, क्योंकि फिर हाँ, तो बस ये, तो ये ध्यान में रखना। तो ये क्या है कि ब्रिटिश मुगलों द्वारा दी जा रही व्यापारिक सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे थे और पूर्ण लाभ ले रहे थे, लेकिन वे अपने लाभ को अस्थायी रूप देना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल में अपना कठपुतली नवाब षड्यंत्र के माध्यम से बैठाना चाहिए। ठीक शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य तनाव बढ़ा, जैसे अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों को शरण दी, ओके, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी आरंभ कर दी, ओके, नवाब का झुकाव फ्रांसीसियों की ओर, अब देखो यहाँ पे और होना चाहिए, और है, और अधिक हुआ। इन सभी कारणों ने दोनों के मध्य टकराव पैदा कर दिया, जिसका परिणाम प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। इस क्रम में अंग्रेजों ने ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, अब जैसे आपने यहाँ पे शुरुआत करी, इस पे एक चीज़ आपको ये, आपने मान लीजिए ठीक है यहाँ पे के एम पणिक्कर का स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अगर आप किसी भी प्रश्न का शुरुआत करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर बताओ। और प्लासी का युद्ध मतलब ऐसे आप बोल सकती हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें एक लाइन ऐसे ऐड कर दो, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर ये आप बता देंगे ना, इस स्टेटमेंट आपने लिखा, उसके बाद अगर ऐसे शुरुआत की कि प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, बाकी ये कहानी बिल्कुल ठीक कहानी है, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसका इम्पैक्ट पर क्या होता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा अगर आप ऐतिहासिक रूप या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हो ना तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो फॉर्मेट जाएगा ना आंसर चेक करने का, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक्सपर्ट के पास नहीं होता, वो जनरल जाता है जीएस का पेपर, तो उनके पास फॉर्मेट होता है, तो अगर फॉर्मेट में वो पॉइंट्स होगा वो देखेंगे, नहीं है तो वो वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो कुछ एक बातों का इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, बाकी ये ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने सारी चीज़ें बता दी यहाँ तक, ओके, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे कह के रीजन भी बताए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी है। आपको यहाँ पे ना एक तात्कालिक रीजन बताना था कि तात्कालिक कारण क्या था, ब्लैक होल, ठीक है। जो ब्लैक होल की घटना हुई उसका एक लाइन, आप पूरी कहानी ब्लैक होल की भले ना ले लिखती कि इतने लोगों को रखा गया या क्या कैसे, लेकिन जो सिराज ने ऐसा किया, ये ब्लैक होल वाला, ये एक तात्कालिक कारण था। याद आ रहा है ना ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट? यस सर, वो काल कोठरी करके था, बस 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 बस,
तो वो काल कोठरी वाला, ब्लैक होल वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कमी है, क्योंकि ये तात्कालिक रीजन है। तो ये काल कोठरी की जो घटना है इस आंसर में ऐड हो जाएगी, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये तात्कालिक कारण आप डालेंगी, क्योंकि ये सब रीजन तो थे ही, लेकिन ब्लैक होल एक तात्कालिक कारण था प्लासी के युद्ध का। ठीक है, अब क्या हुआ, बाकी आप आगे आई। आगे इस क्रम में अंग्रेजों ने षड्यंत्र का सहारा लेते हुए नवाब के साथियों जैसे मीर जाफर, हाँ ये आपने ठीक किया, सैन्य प्रमुख माणिक चंद्र, अमीर चंद, ठीक है, माणिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ बैंकर अपनी ओर कर लिया। मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा कर उसकी वफादारी सुनिश्चित की। ठीक है, इस प्रकार यह युद्ध का अभिनय, हाँ जैसे अब ये सब जो चीज़ें आपने लिखी ना, ये जो आपने पहले ये पूछा ना कि सर कैसा लिखा है, तो ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये थोड़ा ये दिखाता है कि हाँ पहले से पढ़ा हुआ है, या बच्चे ने मतलब थोड़ी मेहनत करी है। जैसे आपने ये लिख दिया कि इस प्रकार यह युद्ध का अभिनय किया गया, ये एक फिक्स क्रिकेट मैच की तरह था, ये मतलब ये सब अच्छे लाइन है, मतलब इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपने पहली बार आंसर लिखा है और आंसर में आपने आंसर लिखते समय अगर किसी सोर्स का मदद नहीं लिया है, खुद से लिखा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर, तो ये ध्यान में रखना। जैसे अगला है कि एक ऐसा, ये मैंने ये मेरे पास, बोलो बोलो, ये मेरे पास एक नोट्स है, तो मैंने वहाँ से ऐड ऑन किया था। नहीं स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी तो मैं वो नोट्स भी साथ साथ पढ़ रही थी, नहीं तो ठीक, मैंने वो नोट्स से वहाँ से कुछ लाइंस पिक कर ली थी। गुड गुड गुड, ये अच्छा किया है। एक्चुअली जो पहली बार बच्चे ले लिखते हैं ना, जैसे हम लोग तो इतनी कॉपियाँ चेक करते हैं, लेकिन जो पहली बार बच्चे ले लिखते हैं ना, उनके पास ये सब शब्द नहीं आ पाते। तो अगर वही मैंने कहा कि आपने अगर पढ़ के एक टाइम पे ये लिखा है बिना उस समय किसी चीज़ की मदद लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये, आप में इम्प्रूवमेंट और बेहतर होगा आगे जा करके। ठीक है ना, और जैसे अगला भी आपने लिखा कि नवाब इस युद्ध में खुद को सबसे शक्तिशाली मानकर एक कमजोर बाजी खेल गए। ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने खुद लिखा है। हाँ तो ये अच्छा है, नोट्स की हेल्प करनी। नहीं बहुत अच्छा है, ये दोनों बहुत ही अच्छा है। ये देख करके मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि अगर ये पहली बार लिखने वाला बच्चा अगर इस टाइप की चीज़ें ले लिखता है ना, तो नंबर ठीक मिलते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है कि इस प्रकार यह युद्ध सैन्य परीक्षण का युद्ध नहीं था, यह एकमात्र षड्यंत्र था जो खुद के लोगों ने स्वयं अपने साथ किया। ओके 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 ओके, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गई। बाकी काल कोठरी ऐड कर देना, ये बाकी आपकी चीज़ें ठीक है, ये कोटेशन बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में जब आप इसको वो करें ना कि इस प्रकार यह युद्ध सैन्य परीक्षण का युद्ध नहीं था, यह एकमात्र षड्यंत्र था जो खुद के लोगों ने स्वयं अपने साथ किया, ये ठीक है, ये भी अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकती हैं कि थोड़ा सा सिराजुद्दौला के बारे में एक लाइन की, सिराजुद्दौला काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। जब वो राजा बना तो उसने जो चेंजेज किए, थोड़े मोड़े जो पॉलिसीज बदली, या इन सब को जोड़ते हुए जब लास्ट में आप एक लाइन ये लिखो कि यही वो युद्ध है जिसने अंग्रेजों को भारत में अपनी प्रशासनिक रणनीति बनाने का मौका दिया, या प्रशासनिक रूप से अपने आप को स्थापित करने का उनके मन में एक विचार आया। इस सब टाइप से लास्ट के लाइन आप इसको कंक्लूड कर देंगी, तो फिर ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आंसर ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये प्रश्न 10 नंबर का है मान लो, तो अगर आप चीज़ें ऐड कर देंगी तो 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे। उसमें भी 10 नंबर में से भी इस पे आपको तकरीबन 3.5 से 4 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐड ऑन कर देंगी तो 5, 5.5, 6 नंबर मिल जाते हैं। और हमेशा याद रखना 10 में से 8, 9 किसी के नहीं आते, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में से मेंस में बेस्ट नंबर माने जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐड करना है आप समझ गई। तो इन चीजों को जब आप दोबारा इसको लिखिएगा तो जरूर ऐड कर लीजिएगा। अब अगर हम अपने दूसरे सवाल पे आए तो ये क्या है कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में कदम रखने व बक्सर के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज अब भारत से
वापस ही न नहीं जाएंगे, विवेचना कीजिए। ओके। 18वीं सदी के दो युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोनों एक युग की समाप्ति की तो दूसरे युग का आरंभ किया। तो ओके। यहाँ पे वही हाँ, स्टेटमेंट वाला है, एक अक्षर है, वो ही थोड़ा सा, कोई नहीं, ये आदत धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि आपने लिखा होगा, थोड़ा आपको टाइम का पाबंदी होगा, इन सब वजहों से। वैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न है इस तरीके से, मैंने बताया ना, थोड़ा सा उसके बारे में बता करके आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये जैसे आपने बताया 18वीं सदी को दो युद्ध इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, दोनों उसी सदी के युद्ध हैं, बहुत ही बढ़िया। ये और ये बहुत ही ठीक। एक ने इस युग की समाप्ति की तो दूसरे ने एक नया युग आरंभ किया, ये बढ़िया है। इस शब्द का जहाँ से भी आपने चयन किया या जैसे भी आपने इसको तैयार किया, काफ़ी अच्छा शब्द है ये, ठीक है। अब समाप्त किया किसको? सामंती युग को, और आरंभ किया आधुनिक युग को, जो दासता और शोषण से भरा था। दोनों युद्धों ने औपनिवेशिकरण में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों की प्रकृति और स्वरूप परिणामों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। ये ठीक शुरुआत है, लेकिन जो इतने दूर की ये लाइनें हैं ना, जहाँ से बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, एक युग की समाप्ति तो दूसरे युग का आरंभ या समाप्ति, इन जो आपने ये 3 से 4 लाइन में लिखा ना, ये 2 लाइन में सिमट सकते हैं, ठीक है। ये केवल शब्दों की पकड़, आप इसको ऐसे लिख सकती थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है। और दोनों में से एक युद्ध ने एक युग की समाप्ति की, यानी कि सामंतवाद का युग, ठीक है, और दूसरे ने आरंभ किया आधुनिक युग। तो ये देखो, ये 2 लाइन में ही सिमट जाएंगे, 1.5 लाइन में सिमट जाएंगे। इससे क्या होगा कि 150 अगर शब्द का प्रश्न है, 150 वर्ड का है, तो क्या है कि ना, ये सब बिना मतलब के शब्द हैं, क्योंकि आप एक ही बात को यहाँ पे 3-4 लाइनों में कह दिया है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी काफ़ी बढ़िया है ये शुरुआत जो आपने किया है, कि दोनों की प्रकृति, स्वरूप और परिणामों में काफ़ी भिन्नताएं हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आप कह रही थी ना, वो जब आप आई थी और मुझसे मुलाकात हुई थी, और आप कह रही थी कि मॉडर्न से डर लगता है, अगर उस हिसाब से आपने तो काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है। आप कह रही थी कि नई एंशिएंट से शुरू करें या जो भी, तो उस हिसाब से जो आपने मॉडर्न लिखा है काफ़ी बेहतर है। अब इसके आगे हम आए तो क्या है, काफ़ी भिन्नताएं हैं। अब आगे है कि प्लासी के युद्ध ने एक अप्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर एक कठपुतली नवाब बैठा, जिसकी डोर, बेटा लिखा है, ये बैठा होगा, ठीक है ना। कठपुतली नवाब बैठा जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। इसमें हम यह नहीं पहचान पाए कि असल शासक कौन है, ठीक है। प्लासी के युद्ध से बंगाल पर अंग्रेजों की प्रधानता से सिद्ध हुई थी, लेकिन वैधानिकता नहीं। वो शासन में अभी मात्र एक हस्तक्षेपी के रूप में अनौपचारिक रूप से सत्ता चला रहे थे। प्लासी के युद्ध के बाद वो राजनीतिक सत्ता के घेरे में आए, और यह मात्र एक शुरुआत थी, ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने आगे क्षेत्रीय विस्तार किया, जैसे बंगाल के संसाधनों का, ठीक है, ये भी ठीक है। यह एक शुरुआत थी और एक बड़े युद्ध से पहले का अल्प विराम। ओके। और बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यह युद्ध प्लासी के युद्ध की भांति षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक सैन्य परीक्षण था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने सैनिक, ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, इस पे क्या है ना, कि बाकी शुरू का ठीक है, आप यहाँ से भी चीज़ें इस तरीके से जोड़ सकती हैं जो आपने जोड़ा, ये भी ठीक है कि एक अप्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की प्लासी के युद्ध ने, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर एक कठपुतली नवाब बैठा, जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। इससे हम यह नहीं पहचान पाए कि असल शासक कौन है। और प्लासी युद्ध से बंगाल पर अंग्रेजों की प्रधानता सिद्ध हुई थी, लेकिन वैधानिकता नहीं। ये सारी बातें ठीक हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस पर एक चीज़ जरूर ये बताना एक लाइन में, कि आखिर में कठपुतली नवाब बैठाया क्यों, खुद क्यों नहीं किया, ठीक, क्योंकि उसके पीछे के रीजन है, क्योंकि जनता बगावत कर सकती थी, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ें जरूर यहाँ पे पुटअप करेंगी। इस पूरे लाइन में आप कहीं भी, इस पूरे पैराग्राफ में एक आप कर सकती हैं, उसी की एक कमी है, अदरवाइज ये ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आती हैं, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ से आती हैं आप, ये वाला जो है कि बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज
अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यह युद्ध प्लासी के युद्ध की भांति षड्यंत्र नहीं बल्कि एक सैन्य परीक्षण था, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति का अच्छा उदाहरण पेश किया और विजय प्राप्त कर बंगाल के दीवानी के अधिकार प्राप्त किए और औपचारिकता व वैधानिकता का मोहर लगा दी। अब अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता में औपचारिक रूप से प्रवेश किया और वो अब कानूनी व्यवस्था आदि में भी काम करने लगे। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध ये दो अलग घटनाएं नहीं हैं, एक घटना के दो चरण। ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये जरूर करो ना, अब देखो यहाँ पे दो बातें पूछी गई हैं। पहला ये पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध, तो एक युद्ध मतलब प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध, यहाँ पे दो बातें हैं। आपने ये बात तो बता दी कि प्लासी के युद्ध से क्या हुआ, लेकिन बक्सर का युद्ध आपने ये बताया कि प्लासी का युद्ध ठीक है इस तरीके से किया गया, एक षड्यंत्र था, ठीक इस तरीके से चीज़ें हुई, उसे पैर रखने का मौका दिया, उन्हें ऐसा लगा कि अब हम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा प्लासी वाले में एक कूटनीतिक बातों के अलावा राजनीतिक बातें भी थोड़ा सा आपको डालनी पड़ेंगी कि कैसे सिराज को हराया, ठीक है, और किस तरीके से वहाँ पे हरा करके, मतलब थोड़ी सी लाइन वो कर देंगी। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर में ये जो आपने ना कि ये जो सैन्य परीक्षण था, कैसा सैन्य परीक्षण था, किस आधार पे सैन्य परीक्षण था, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। बात समझिए आप, क्योंकि आपको पता है कि बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, 3 बड़ी सेनाओं को अंग्रेजों ने हराया था, ये परीक्षण था। तब तो अंग्रेजों को पता चला ना कि उनके सैन्य ताकत कितनी मजबूत है। अब यहाँ पे आपका कौन था, एक तो आपका यूपी से अवध का नवाब था, दूसरा आपका खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, और तीसरा बंगाल का नवाब था ही था। तो ये जो चीजें हैं, तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक छोटा सा काम कर ले लेता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर उसको उम्मीद नहीं है और एक उसने उससे बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया जो लगता है कि उसके बस का नहीं है, तो वो क्या करता है, उसका मनोबल और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने भारत के ही बादशाह को हरा दिया तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, करे हमारी सेना तो इतनी मजबूत है, क्योंकि इतनी बड़ी मुगल की सेना, भले मुगल शासक कमजोर हो चुके थे उत्तरवर्ती मुगल के, लेकिन उनके पास सेना थी। अवध एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था, इनके पास सेना थी। इन लोगों जैसे बड़े सेना को हराना एक बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि बक्सर के बाद अगला युद्ध यही था और ये युद्ध वो जीत गए पहली बार में इतनी बड़ी शक्तियों को हराकर। तब जाकर के उनको लगा कि अरे ये हमारा जो सैन्य परीक्षण था ये सक्सेस था। तो इस बात को ना थोड़ा सा आपको ये जरूर यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा कि सैन्य परीक्षण किस रूप में, ठीक है, बात समझ गए। तो ये सब पॉइंट आप लिख ले लीजिएगा कि अगली बार जब आप आंसर लिखेंगी ना तो ये पॉइंट होना चाहिए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। बाकी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। कैसे क्या किया गया, अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता में औपचारिक रूप से प्रवेश किया और वो अब कानून व्यवस्था आदि में भी काम करने लगे, ठीक है। प्लासी के युद्ध बक्सर के युद्ध दो अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक घटना के दो चरण है, ठीक है। बाकी ये भी आंसर आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी मोटी ये कुछ कमियां हैं, ये आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो अगला है कि मैंने अपने दुश्मन को बर्बाद कर दिया और दोस्तों को भी अधिक मजबूत न नहीं होने दिया, आंग्ल मैसूर युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कॉर्नवालिस का यह कथन कहाँ तक सिद्ध होता है, विवेचना कीजिए। तो ये भी आपने इसकी भी शुरुआत ठीक है की है कि उपरोक्त कथन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, और ये जो आपने बना दिया है ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। जहाँ ज़रूरत हो, अगर छोटा सा जगह है तो आप बना देंगी तो उसका असर पड़ता है, ठीक है ना, ये गुड, ये अच्छा है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक अच्छा, अब देखो यहाँ पे और होगा, ये वाली छोटी छोटी कमी आप एक दो बार में सुधार लेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये और होगा, ठीक है। कि एक और मराठा निजाम और अंग्रेजों का त्रिगुट था, तो दूसरी तरफ टीपू उनका सामना कर रहा था, ठीक है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि मैसूर ने ब्रिटिश आधिपत्य में तावत, ठीक है। इस क्रम में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में टीपू की पराजय हुई। पराजय के बाद दोनों पक्षों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ठीक, जिसमें टीपू का आधा राज्य चला गया। आर्थिक व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे मालाबार, डिडवाना अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए धन दिया गया, ठीक है। टीपू के दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया गया, ठीक है।
इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि ने टीपू को हर पक्ष से कमजोर कर दिया। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने पास रखकर सीमित क्षेत्र अपने युद्धकालीन साथियों को देकर उन्हें भी शक्तिशाली होने से रोका। ठीक है, हाँ, ये ठीक है। मराठा जो अंग्रेजों से इस युद्ध में अंग्रेजों के इस युद्ध में साथी थे। मराठा जो अंग्रेजों के इस युद्ध में साथी थे, उनसे अंग्रेजों का 2 बार युद्ध हो चुका था। साथी थे, उनसे अंग्रेजों का 2 बार युद्ध हो चुका था। ये इनके स्वामित्व व अस्थायी मित्र नहीं थे। ठीक है, ठीक है। समझने की बात यह है कि अंग्रेजों ने संधि करके आधा राज्य प्राप्त किया, जिस कारण इन्हें अपने साथियों को सीमित लाभांश ही देना पड़ा और इन्हें शक्तिशाली नहीं होने दिया। ठीक है। अंग्रेजों ने मैसूर पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की। यह उनकी कूटनीतिक क्षमता को दिखाता है, क्योंकि मराठा स्वयं मुगल सत्ता के दावेदार थे। हाँ, बढ़िया है ये। और वे अंग्रेजों के समक्ष चुनौती के रूप में भविष्य में सामने आते। हाँ, ठीक है, बिल्कुल उनको पता था अंग्रेजों को। अब मैसूर को जीतना बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि मैसूर अब आर्थिक, प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। अब मात्र एक प्रहार से टीपू पराजित हो जाता, और यह बात अंग्रेजों को ज्ञात थी। ठीक है। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने टीपू से संधि कर अपने भविष्य के लाभ को सुरक्षित रखा। ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे खत्म। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में यह बात साफ भी हो गई कि जब युद्ध में टीपू पराजित हो गया, मारा गया, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अपने आर्थिक हितों को बचाया। इसी परिप्रेक्ष्य में कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने दुश्मनों को बर्बाद कर दिया और दोस्तों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया। ठीक है, ये आंसर काफ़ी परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी आंसर के लिए कह रही थी क्या कि मैसूर मैंने पढ़ा नहीं था और ऐसी दिक्कतें हैं। सर नहीं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मराठा वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे लिखूं, मतलब कैसे लिखना चाहिए। वैसे अगला वाला क्वेश्चन भी आपने ठीक ही लिखा है, उसमें जो भी समझ में आया काफ़ी चीज़ें सही हैं। अगर पहली बार में है और वैसा प्रश्न आपने पहली बार में लिखा तो अच्छा लिखा है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और जो आपने इसमें मैप वगैरह दे दिया है, हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो ये क्वेश्चन तो फिर भी डायरेक्ट है, और मैंने ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा भी नहीं था प्रीवियस ईयर में अभी तक। तो मुझे मतलब पता नहीं था कि इसकी शुरुआत में मतलब इसमें पॉइंट क्या-क्या डालने हैं। अच्छा, मराठा, मैंने मराठा वाला जो चैप्टर था, ये इस तरीके से नहीं पढ़ा था जैसे क्वेश्चन था, उसमें तो स्टेटमेंट था, तो समझ आ रहा था कि उसके बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट था। हाँ, और वैसे ऊपर के तीनों क्वेश्चन कभी न कभी सुनने को भी मिले होंगे, कहीं न कहीं पढ़ने में भी आ जाते हैं। इसलिए इस पे क्या है, देखो ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का उत्थान ही उसके पतन का कारण था। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो आपने जो इसमें शुरुआत की कि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य अंतिम सांस ले रहा था, तब कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिन्हें मराठा, मैसूर, हैदराबाद प्रमुख थे। अब देखो ये चीज़ें जो है ना, ये क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाती है। जो आपने लिखा है अंतिम सांस ले रहा था, तो इससे ऐसा लगता है कि चीज़ों की समझ है, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपने पहली बार इस आंसर को ले लिखा है, या पहली बार आप यूपीएससी के लिए बेसिकली अगर आंसर लिख रही हैं, तो ये सब जो शब्दों का चयन है ना, ये अच्छा चयन है हिंदी में, कि अंतिम सांस ले रहा था। और तो इससे क्या है ना कि थोड़ा सा इफेक्टिव आता है कि अच्छा चलो लड़के ने इसमें या बच्चे ने इसमें अपना क्या किया ना कि अपने चीज़ों को जोड़ा है, वो किताबी लैंग्वेज वाली बातें नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अच्छा है, ये ठीक है। मराठा मुगल सत्ता के प्रबल दावेदार में से एक थे, लेकिन इसी समय यूरोपीय शक्तियां भी अपना सिर उठा रही थीं, जिनमें ब्रिटिश, फ्रांस, डच आदि थे। इनमें विजयी होकर आखिर में ब्रिटिश निकले। हाँ, ठीक है। इस प्रकार मराठों का संघर्ष ब्रिटिश लोगों के साथ होना सामान्य था, मगर बात केवल यही नहीं थी, मराठा लोग आपस में भी संघर्षरत थे। इसमें एकजुटता नहीं थी, ये सत्ता के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, इसलिए मराठा आंतरिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। अंग्रेजों के मराठाओं के साथ देखो यहाँ पे ठीक है, ये बिल्कुल आंतरिक संघर्ष की बात ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे जैसे कोई इसकी शुरुआत ऐसे कर सकती हो कि जिस तरीके से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उसमें अपना साम्राज्य विस्तार किया,
उसके बाद कैसे बाजीराव प्रथम के आने आने तक मराठा साम्राज्य अपने चरम उस पे था। तो इन चीज़ों को बाकी मराठा नहीं संभाल पाए, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा के जो उत्तराधिकारी हुए वो इनको नहीं संभाल पाए। उनके रीजन में आपने बिल्कुल सही कहा ये वाला कि आपस में ही ये संघर्षरत थे, एकजुटता नहीं थी, सत्ता के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे। ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है। लेकिन इसकी शुरुआत करते हुए शिवाजी और बाजीराव प्रथम का अगर आप नाम डाल देंगी तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो देखो यही दोनों है। अगर मराठा की बात करें तो शिवाजी, अब जब उत्तराधिकारी पेशवा है इस साम्राज्य में तो बाजीराव प्रथम। तो ये इन दोनों का नाम अगर रहेगा और फेमस पर्सनालिटी हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आगे है कि अंग्रेजों के मराठाओं के साथ 3 युद्ध हुए, एक पानीपत का युद्ध हुआ। अच्छा, 3 युद्ध और एक पानीपत का युद्ध, जिनमें ज़्यादा हाँ, वही एंग्लो मराठा वाला हाँ वो हाँ लिखना चाहिए था शायद। हाँ बिल्कुल वही। और जिनमें ज़्यादातर इनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। इन प्रत्यक्ष युद्धों के साथ साथ आंतरिक संघर्ष, दरबारी षड्यंत्र भी चल रहे थे। जब मराठा राज्य अपने उत्थान पर था तब लोगों ने गद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र किए, जिसका परिणाम अंग्रेजों से युद्ध के दौरान पराजय के रूप में देखने को मिला। मराठा में एकजुटता की कमी, जिसका एक उदाहरण हम सूरत की संधि के रूप में देख सकते हैं, जिसमें रघुनाथ सत्ता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से जा मिला। कूटनीतिक क्षमता के कारण भी इनका पतन हुआ। मराठा साम्राज्य का ज्यों ज्यों उत्थान हो रहा था उनकी कमियों के कारण उनका पतन की ओर भी वो अग्रसर हो रहे थे। ओके 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 ओके। देखो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में चाहिए वो हैं, लेकिन जैसे आप इसमें युद्धों के बारे में जो आपने बताया वो बता दे दीजिए। इनके पतन में थोड़ा कुछ बाहरी कारकों की भी भूमिका निभाई है। ये तो आंतरिक तो इनका जो था वो था ही, बाहरी क्या क्या था, किस तरीके से पानीपत का युद्ध हुआ और बाहरी आके इनको हरा के गया, इनकी एकजुटता की कमी की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि मराठों के पतन का तो सबसे जो बड़ा रीजन हो तो यही था ना। तो इन सब बातों को आपको डालना है। बाकी ओवरऑल अगर आप कह रही हैं कि आपको समझ में नहीं आया और उसके बाद आपने चीज़ें लिखी हैं तो ठीक है। अब जी जी जिसमें इस तरीके क्वेश्चन क्वेश्चन तो मुझे समझ आ रहा था, बट मुझे फ्रेम करना नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे फ्रेम फ्रेम भी करूं, ठीक है। क्या डालना है क्या बस नहीं डालना शुरुआत में जब आप करें तो थोड़ा सा जो प्रमुख नेता रहे जैसे शिवाजी, बाजीराव प्रथम, इनके बारे में बताते हुए इनके कैसे थोड़ा सा इन्होंने उत्थान के लिए काम किया, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो 250 वर्ड्स में है तो वर्ड्स हैं आपके पास लिखने का। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ शिवाजी के द्वारा और पेशवाओं का जो प्रमुख नेता था बाजीराव प्रथम, मतलब जिसके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पे था, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना होगा कि देखो पहले उत्थान बताओगी तब तो पतन बताओगी ना। तो पहले थोड़ा सा उत्थान के बारे में बता दो, फिर उसके बाद पतन के बारे में जो आई हो ये ठीक है। इसके 2-3 रीजन आप दे सकती हो, राजनीतिक कारक, कूटनीतिक कारक, बाह्य कारक, ये सब जोड़ जाड़ के, मतलब ऐसे जैसे आपने पॉइंट पॉइंट लिखा है ना, तो एक में राजनीतिक कारक वो बता दिया कि ये था कि आप आपस में एकजुटता नहीं थी, कूटनीतिक कारण वो बता दिया, बाह्य कारक वो बता दिया कि बाहर से क्या क्या समस्याएं थी। तो ये सब 2-3 पॉइंट आप इसमें डाल दोगे ना तो ये क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर आप बात कहो तो चीज़ें हैं, जैसे रघुनाथ वाली जो सत्ता की बात आपने सूरत की संधि से ये सब बताया, ये सब चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। बस सिस्टमेटिक में लाने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, क्योंकि उत्थान और पतन दोनों की बात कर रहा है, और आपने अगर उत्थान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे ना नहीं तो फिर वो क्वेश्चन का समा बंध नहीं पाएगा। क्लियर है? यस कोई डाउट? नहीं सर। अब अगर इसके आगे चलें, इसको फिर से लिखने की कोशिश करना चौथे प्रश्न को। ठीक है। एक सेकंड। कहाँ चला गया? पीडीएफ कट रहा है ना?
आ गया। अब ये देखो, जैसे प्रश्न है कि अगर उपनिवेश की लड़ाई में अंग्रेज नहीं होते तो भारत का इतिहास किस दिशा में जा सकता था। ये समझ में आया था ये वाला प्रश्न आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपकी, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज़। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन में यही समझ आया कि पूछना चाह रहा है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की राजनीतिक जो सत्ता थी वो कैसे आगे चलती है, किस दशा में होती है। ये चीज ये पूछना चाह रहा है। ओके, मुझे ठीक क्या ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत आपने ठीक की है। जैसे कि यूरोपियों का जब आगमन, जब भारत में आगमन हुआ तब मुगल साम्राज्य अपनी वृद्ध अवस्था में था। ये जो टर्म है ना, ये अच्छा है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। उस भारत में कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी जो उन्हें एक सूत्र में बांध सके। ठीक है, लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि भारत कई बार ऐसी स्थिति में रहा और उससे बाहर आया। बाहर हो गया है, ठीक है ना। बाहर और बाहर में अंतर है, तो ये छोटी छोटी कमी है, ठीक है। उससे बाहर आया। जैसे ये आपने अच्छा लिखा है, ये जो आपने लिखा है करके बहुत ही बढ़िया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी, लेकिन जब गुप्त वंश आया, मतलब एक मजबूत जब साम्राज्य आया उसके आगे, ये तो फिर से क्या है कि भारत को एक करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही बेहतर। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये होता तो यही होता, ठीक है ना, कि अंग्रेज आते तो ऐसा होता या अंग्रेज नहीं आते तो ऐसा होता। भारत अपनी स्थितियाँ ठीक कर ले लेता है समय के अनुसार, चीज़ों के अनुसार, या कोई भी, ठीक है ना। ये अच्छा है। भारत ऐसी स्थितियों से उभर सकता है, उसमें क्षमता है, लेकिन यूरोपीय शक्तियों ने इस अवस्था का लाभ उठाकर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। स्थापित करना हाँ, की कोशिश की। अब एक कोशिश देखो गलत है। इसका जवाब भी भारत आज़ादी पाकर भली भांति दिया, ठीक है, बिल्कुल दिया। अगर अंग्रेज नहीं होते तो संभवतः भारत कभी उपनिवेश ना बनता। हाँ, ये ठीक किया आपने, संभवतः, क्योंकि अन्य यूरोपीय शक्तियों की राजनीति यूरोप से संचालित थी, वह भारत केंद्रित नहीं थी। डच की रुचि दक्षिण पूर्वी भारत में अधिक थी। फ्रांस उत्तर अमेरिका में अधिक रुचि रखता था। पुर्तगाली भी संभवतः भारत अधिक रुचि नहीं रखते थे। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें तो आपने ठीक ले लिखी हैं, लेकिन अगर आप डचों की जब बात करेंगी तो एक की आपको बात करनी पड़ेगी थोड़ा सी यहाँ पे, किसकी? डुप्ले की, क्योंकि डुप्ले महत्वाकांक्षी था। फ्रांस फ्रांस की बात करी थी। हाँ सॉरी सॉरी, ये मैं डच बता दिया। खैर, फ्रांस, ठीक है ना। मतलब खास तौर से आप ना डुप्ले के बारे में थोड़ा सा ये कहोगे कि डुप्ले जैसे देखा अंग्रेजों को ही, अंग्रेजों को जब साम्राज्य स्थापित करने देखा तो उसके अंदर देखो महत्वाकांक्षा जगी थी। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसीलिए उसके अंदर महत्वाकांक्षा जगी, ठीक है ना। देखना तो मान लो ठीक है, देखा कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो ऐसा कर सकता था। लेकिन वो क्या है कि वो भी सिमट के रह गए, उन्होंने अपनी कोशिश नहीं की, वो अंग्रेजों से हार गए, वो अलग मुद्दा था। उसके बारे में थोड़ा सा डुप्ले के बारे में, कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक जगह ही सिमट कर रख लिया। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली तो केवल शुरू से आए और लास्ट तक व्यापारी करते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है कि अगर अंग्रेज ना होते तो भारत उपनिवेश ना बनता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत टुकड़ों में बट रहा था और इसका कारण सामंती व्यवस्था, राष्ट्रवाद का अभाव होना था, ठीक है। ये साथ ही भारतीय समाज भाषा, जाति, धर्म के आधार पर बटा, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ता है और इनके कारण संघर्ष देखने को मिले। इन क्षेत्रीय शासकों की निष्ठा और इनके सैनिकों की निष्ठा
अपने क्षेत्र मात्र से थी। इस राष्ट्रीयता के अभाव में भारत विखंडित होता। सभी क्षेत्रों की कानून व्यवस्था प्रशासन एक समान नहीं था। इन विविधताओं के कारण भारत एकजुट होने में समय लेता, लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी चीज है जो अंततः ओके सभी को एक सूत्र में बांध देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आपका ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपने जिस हिसाब से बात किया उस हिसाब से आपने चीज़ें लिखी तो ठीक है इस पे। लेकिन अंत आप जैसे इसमें कुछ चीज़ें और दे सकती थी अंत में कि कंक्लूजन में कि अंग्रेज थे तो ऐसा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा कि अंग्रेज ना होते तो क्या होता, भारत का उपनिवेशवाद बनता। तो यहाँ पे जैसे आप लास्ट में ये भी दे सकते थे कि जैसे भारत उपनिवेश बना तो ही क्या आज़ाद होता, ये भी एक बात दिमाग में आती कि लेकिन भारत का जो आज का भारत है इस तरीके का भारत बनने में हो सकता है कि थोड़ा और समय लग सकता था, क्योंकि अंग्रेज आए तो उन्होंने शोषण किया तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, तब लोग एकजुट हुए, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि हमारा देश था तो वैसे भी गुलाम ही, लेकिन इस तरीके का गुलाम नहीं था, क्योंकि हमारा देश जैसे आपने बताया सामंतवाद या इन सब चीज़ों में जमींदारों के शासकों के अंडर में था। उससे मुक्ति मिलने में थोड़ा लंबा समय लग सकता था, क्योंकि उनका शोषण इतने भयंकर तरीके से शोषण नहीं था जितना अंग्रेजों ने किया। तो आप इसको मतलब कि एक तो अंग्रेजों के उसको और जो भारतीय रजवाड़े आते इन दोनों को कंक्लूड करके लास्ट में ये बता देती कि हाँ होता, लेकिन एक थोड़ा और लंबे समय में होता, ये वाली बात। ये समझा आपने? तो ये थोड़ा सा एक चीज़ हो जाता ना, तुलनात्मक हो जाता, क्योंकि आपने बात तो कर दी है इसमें कि हाँ ऐसा था, सामंतवाद था, अंग्रेज न नहीं होते तो उपनिवेश तो नहीं बनता, लेकिन भारत के ऐसे ऐसे लक्षण भारत में थे। तो उन लक्षणों से मुक्ति हो सकता है कि भारत थोड़े और आगे जा कर के पा पाता, क्योंकि अंग्रेजों ने की शोषण की जो हद थी वो वैसा शोषण भारतीय जमींदार या शासक वर्ग या सामंत नहीं करते थे। शोषण था लेकिन उसका प्रकार अलग था। तो हो सकता है कि इसको समझने में भारतीयों को मतलब लगता, लेकिन उसके बावजूद भी हो भारतीय एकजुट होते और कोई इस तरीके का होता। जैसे जमींदारों के खिलाफ जो विद्रोह एक दो हुए उनका आप उदाहरण देख करके, इस तरीके का जो किसानों ने अपने जमींदारों के खिलाफ किया, इस टाइप से कि हाँ ऐसे बीच बीच में चीज़ें होती रही हैं, होती ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता बस। तो ऐसे ये कंक्लूड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये भी आपका परफेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को ना चौथे और पांचवें को आप फिर से एक बारी लिखना, और इसको लिख करके जैसे समझ में आए जल्द से जल्द भेज देना, तो हम जांच लेंगे उसको भी। बाकी तीनों आंसर परफेक्ट है, ऊपर के परफेक्ट तो आपके पांचों हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि प्रश्न समझ में आना। मोस्टली जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं यूपीएससी की ना, और ख़ास तौर से हम अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो उनको क्वेश्चन की समझ ही नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वही ये नहीं समझ पाते। और जिस हिसाब से आपने बताया अपने बारे में जो आप कर रही हैं, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझा है। ठीक है, तो इन दोनों को ले लिखना। और ये दो टॉपिक ही थे, तो इस दो टॉपिक में देखो प्रीलिम्स के उतने ज़्यादा प्रश्न बन नहीं पाते, तो इसी वजह से प्रीलिम्स के इसमें कम ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला, उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई भी अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता। उपयुक्त तीनों थे। तो देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और ये ठीक है, आपने ये भी सही किया है। अब इसीलिए क्या होता है ना कि एक दो टॉपिक में उतने ज़्यादा प्रश्न बन नहीं पाते। अगर वही 3 4 5 टॉपिक होते ना तो ये प्रश्नों की संख्या तकरीबन 50-55 होती। अब ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन से उतने सवाल भी नहीं आते, तो इसमें क्वेश्चन बनना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे अगला दूसरा करें हम, तो आपने शायद दूसरा छोड़ा है कि भारत में आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा, कोई इशू नहीं, एक्चुअली इसका ब्लर आ रहा है, मेरे हाथ में है, मैं इसमें से पढ़ता हूँ। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। ओके,
दूसरा है पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। तीसरा है कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सेरेट, अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा फैक्ट वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता भी नहीं है और आपने ठीक किया, इग्नोर कर दिया। वैसे इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा ए। ए किधर गया, ए, यानी दूसरा और तीसरा सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर के द्वारा थॉमस रो, ये जो ना जेम्स प्रथम के रूप में कैप्टन हॉकिंस आया था, उससे मिला था जहांगीर के द्वारा, थॉमस रो के द्वारा। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये फैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि थॉमस रो को मिला था या किसको मिला था। तो ये हॉकिंस को में मिला था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अब इससे प्रश्न बनते ही नहीं, इसलिए ये था। अगला क्या है, तीसरा बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य केवल और केवल व्यापार था, भूभागना नहीं था। अगर वो 1757 की स्थिति नहीं होती तो शायद ये आगे होता या जो भी होता। खैर, चौथा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। ओके ओके ओके, इस पर आपको क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 में कब्जा नहीं किया था। अच्छा, ये है, ये इस पे क्या है ना कि 1505 में जब अल्मीडा आया था भारत, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम आपने सुना होगा। ये जब भारत आया था ना, तो ये पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था, ये बात आपको पता है ना। और इसने क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। और इसके बाद ये 1510 वर्ष के आसपास गोवा को छीना गया था। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बीजापुर के शासक से, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। तो 1499 में तो 98 में तो वास्को डिगामा ही आया था, तो 99 में कहाँ से गोवा पे कब्जा कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए, और ये गोवा कब छीना गया, तो 1510 में बीजापुर के शासक से। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखना होगा, बाकी नहीं। अगला क्या है कि एक्स ला सापेल की, इसका भी आपने ये दोनों बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य, यही एक सही है, क्योंकि बाकी तो सब वही है। पहले में हैदर की जीत हुई थी, ठीक है, और दूसरा में क्या हुआ था, दूसरे में बताओ जल्दी क्या हुआ। हाँ, दूसरे युद्ध में हैदर मारा गया था। सर हैदर पराजित हो गया था, मारा गया था नहीं गया था ये मुझे पक्का श्योर नहीं था, पर पराजित हो गया था। हाँ, तो ये हारा था तीसरे में, ठीक है ना, ये युद्ध जीता था नहीं। थर्ड टीपू ने लड़ा था, तुम मरी गए। थर्ड टीपू लड़ा था। एक्चुअली देखो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। पहला हैदर जीता, पहला हैदर जीत गया, दूसरे में आप आएंगे, दूसरे में हैदर मारा गया। मैंने इतना पढ़ा था कि वो पराजित हो गया था, हाँ, मुझे ये नहीं कंफर्म था कि वो मारा गया। हैदर युद्ध भूमि में ही मारा गया था, तो उसकी जगह टीपू युद्ध लड़ा, और जो टीपू युद्ध लड़ा तो ये इक्वलेंट रहा, कोई वो नहीं। जब तीसरा युद्ध हुआ तो इस युद्ध में टीपू क्या है कि हार जाता है, और वही जो आपने मेंस वाले में बताया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि और सारी चीज़ें वो चली गई, और चौथे में तो खैर टीपू हार ही गया, ठीक है ना। सातवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इस पे क्या है, अच्छा ये कौन था, ये आपने सही में मिलाया है, ठीक है, ये गुड। उसके बाद 7वें के बाद कौन सा आ गया, डायरेक्ट 17वां आ गया। अच्छा, बाकी नीचे है क्या, कोई बात नहीं। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध मीर जाफर, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के
मध्य हुआ। ओके, यह युद्ध 22 अक्टूबर 1766 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इसका आंसर आपने दिया है सी, ठीक है ना, ये सही है। और क्योंकि ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 64 में। हाँ, देखो डेट भले मत याद रखना, लेकिन ईयर जरूर याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि या और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उनका ईयर पर पता होना चाहिए बस। और ये यहाँ पे कौन था? जाफर नहीं था ना, मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। हाँ, तो ये जाफर ने नहीं था, तो बाकी ये सही है। सर अवध के नवाब थे। उसका नाम तो लिखा हुआ है, सिराजुद्दौला। मुगल बादशाह का नाम लिखा हुआ है। और नवाब कौन था फिर? बोलो। सिराजुद्दौला तो प्लासी में था ना, कासिम था, मीर कासिम, मीर जाफर का। मीर कासिम। हाँ, मीर कासिम था, मीर जाफर का दामाद था ये। तो मैं ऐसे फैक्ट्स भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला फैक्ट याद रखना, इसलिए याद रखना होगा। मुझे मर्डर नहीं होती है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे, लोड नहीं लेना है मेरी बात सुनो। देखो सिंपल सा फंडा, अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, कठपुतली नवाब बनाया। किसको बनाया? जाफर को बनाया। ठीक है, जो कासिम है वो जाफर का दामाद है, ठीक है ना। और वो क्या है कि काफ़ी महत्वाकांक्षी था। जाफर बीच में हीरो बनने लगा था, तो अंग्रेजों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ऐसे याद रखना कि जाफर बीच में क्या है कि मतलब हीरो बनने लगा था, तो अंग्रेज भी चाहते थे बदलना, और कासिम भी महत्वाकांक्षी था। आया, बोला कि मैं आपको ज़्यादा दूंगा रेवेन्यू, आप मुझे बना दो, तो अंग्रेजों ने इसे बना दिया मीर कासिम को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं, क्योंकि जब ये आएगा ना कि कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाएगा कि शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ मीर कासिम या मीर जाफर, ये आ जाता है, तो बहुत लोड नहीं लेना है। 100 के 100 प्रश्न नहीं करने होते। अगर आपने ठीक ठाक कर लिया तो ऐसे प्रश्न आप छोड़ भी सकती हैं, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा लोड किया का इसमें इशू नहीं है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। 18वां सवाल क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई। ओके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि। चतुर्थ के मैसूर मतलब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर मारा गया। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, 1 2 1 2 4 1 2 3 4। 18वां सवाल आपने इसका आंसर दिया है ए, यानी केवल एक। इसका आंसर होगा सी। हाँ, इसका पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला तो सही ही है, मद्रास की संधि। दूसरे में हैदर अली मारा गया था, और ये ध्यान में रखना कि दूसरे में हैदर अली युद्ध के बीच में ही मारा गया था, और उसी बीच से टीपू ने नेतृत्व संभाला था, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरा है ये गलत है, चौथा है तो टीपू सुल्तान, ये इसी के द्वार पे, एक बहुत ही घटिया फैक्ट है कि द्वार पे मारा गया था, लेकिन हाँ ये चौथे में मारा गया था, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसके पश्चात कौन सी, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है कि श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है ना। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। क्लियर है? यस सर। 19वां सवाल क्या है कि सुगौली की संधि के संदर्भ में विचार कीजिए। संधि के बाद नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए, और इस संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल अंग्रेजों को प्राप्त हुए। इस संधि के बाद अंग्रेजों को मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध हो गया। इसका ना देखो डी, इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। सुगौली के संधि के बारे में सुना है, पढ़ा है कभी? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, तो कोई नहीं, सुगौली की संधि याद रखना, ये तकरीबन 1816 के आसपास हुई थी। देखो जब अंग्रेज क्या है कि साम्राज्य विस्तार कर ही रहे थे, तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में नेपाल के तरफ भी गए थे, तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ था ये सुगौली की संधि 1816 के आसपास।
और इसके तहत ही जब से अभी हम भारत में आप देख रहे हैं ना, सिक्किम, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब जो एरियाज हैं ये उधर के एरियाज थे। तो इसी संधि के बाद अंग्रेजों को ये एरिया प्राप्त हुआ और ये अंग्रेजी हुकूमत में आई, तभी भारत जब आज़ाद हुआ तो आज भी भारत के उसमें ये है। क्लियर? तो इससे याद रखना, इतने से याद हो जाएगा आपको। और उधर से फिर मध्य एशिया में जाने का रास्ता भी है, तो ये सब ठीक है। उसके बाद एक सवाल और है यहाँ पे, बीच का पेज है एक। अच्छा 20वां है कि नहीं सर, बीच का पेज है वो नीचे है शायद, वो इन्होंने पीडीएफ बनाने में नीचे डाल दिया, मैं देख लेता हूँ। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी? कौन सा था ये बताओ। सर इसमें ना मुझे कंफ्यूजन हुआ। हाँ इस क्वेश्चन को मैंने लगा दिया तो उसका इसमें ब्रिटिश राज लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता ऐसे नोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी राज होना चाहिए था या ब्रिटिश राज होना चाहिए। ब्रिटिश राज हो गया तो फिर वो लेट होता, कंपनी का होता तो फिर वो बक्सर वाला होता शायद। देखो, ये सब मुझे कंफ्यूजन ये अगर कभी भी प्रश्न में कंपनी आए, ब्रिटिश राज आए, अगर इस टाइप के सवाल आए तो आप सबको ब्रिटिश ही मानेंगे, क्योंकि कंपनी कोई भारत की तो थी नहीं, कंपनी भी ब्रिटिशों की थी, ब्रिटिश ने ही चार्टर दे करके भेजा था। और तो इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जहाँ पे कंपनी ले लिखने को वहाँ पे ब्रिटिश ले लिख देते हैं, जहाँ पे लिखने को वहाँ पे अंग्रेज ले लिख देते हैं। तो आप पूरे ब्रिटिश को, पूरे इस एरा को, चाहे अंग्रेज हो, यहाँ पर ले लिख दे अंग्रेजी राज की शुरुआत, ब्रिटिश राज की शुरुआत, कंपनी के राज की शुरुआत, कुछ भी हो सकता है, वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है औपचारिक शुरुआत की बात हुई, तो ये बक्सर नहीं होगा, ये प्लासी होगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध ये देखे तो इनको लगा, जो बता ना पैर रखने, और यहाँ से तो फिर इनको सत्ता मिली गई, यहाँ के बाद तो इन बंगाल इनके कब्जे में आ गया, बक्सर के बाद तो बंगाल का गवर्नर बन गया, बक्सर जीतने के बाद जब बंगाल आ गया इलाहाबाद की संधि के बाद, तो उसके बाद इन्होंने द्वैत शासन लागू कर दिया बंगाल में, याद है ना। तो वहाँ से तो पूर्ण रूप से आ गया था, यहाँ औपचारिकता की बात हो रही है, ठीक है। तो औपचारिकता 1757 से स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? इसके बाद नीचे है शायद, अच्छा यहाँ है 8वां प्रश्न। क्या है 8वां? कि 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अपनी वस्तुओं पर कर न देना, कलकत्ता में पहुंचने वाली भारतीय वस्तुओं पर अंग्रेजों द्वारा भारी शुल्क, नवाब की अनुमति। हाँ ये सी सही है, आपने बिल्कुल सही लगाया है, ये अच्छा है, ठीक। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो कौन सा इसमें सही है? आपने इसका आंसर क्या दिया? बी, केवल 3, ठीक है ना, ठीक है, ओके। वैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ किसके बीच में था? तीसरा तो बिल्कुल सही है, सर मराठा और उनके बीच में क्या? मराठा और अब्दाली, ये ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, अब्दाली। हाँ मराठा और अब्दाली। 10वां, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच निवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ओके, जो आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने कब्जा किया। देखो क्या है ना कि 10वें सवाल का आंसर बी होगा। बी इसलिए होगा कि डचों ने भी पुर्तगालियों को पराजित किया था, और उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण डचों ने किया था, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि बाद में फिर पुर्तगाली आए थे, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोच्चि की बात है तो वहाँ पे इन्होंने किया था, पुर्तगालियों को हरा के फोर्ट विलियम का निर्माण। 11वां पे आए तो 11th क्या कह रहा है? बंगाल में द्वैत शासन, अच्छा इसका सही कालानुक्रम बताना है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? ओके ठीक है, और है इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो कब हुआ था बंगाल में द्वैत शासन का अंत? कोई बात नहीं, सर ये तो बाद में ही हुआ है, ये तो बाद में ही है, बाद में
ये तो बाद में हुआ है काफी। कब? तो सन नहीं आ रहा मुझे याद, मैंने तो ये ऐसे मुझे 72। याद नहीं, पहले दूसरा तीसरा। कोई नहीं, 72। इलाहाबाद की संधि 1765। बात 65। यस। प्लासी 1757। 57। वांडीवास का कब हुआ था पता है? सर ये पहले ही हो गया था क्योंकि इंडिया का तो युद्ध था नहीं कुछ, ये तो पहले ही हो गया था बाहर का। तो इसका याद नहीं आंसर याद क्या नहीं, होगा? पहले हो गया था। इसका आंसर तो होगा होना चाहिए था मेरे ए, को। 3-4। प्लासी के बाद वांडीवास हुआ था। वांडीवास का एग्जैक्ट ईयर एक सेकंड में बताता हूँ, 1760 में हुआ था, 1760 में। ठीक है ना? आप वैसे ज़्यादा ईयर के फैक्ट में मत पढ़ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि इन टॉपिक से प्रश्न कम थे इसलिए। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, प्लासी, इलाहाबाद, बक्सर, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, असहयोग, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, या कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, इन सब का ईयर ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ये जनरल, ये मतलब कॉमन सी चीज़ है। वांडीवास नहीं याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसलिए ना कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो इन सबको ध्यान में रखना है, बाकी और कोई भी नहीं। उसके बाद अगला क्या है कि ये प्रथम कर्नाटक। ओके 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 ओके, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों ऐसे, ये तीनों सही हैं, ये चारों सही हैं। इनके साथ यही संधि हुई थी। ठीक है ना? तेरहवां सवाल, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि वो, हाँ ये वाली बात, यही वाली बात मैंने उस प्रश्न में भी डालने को कही थी, याद है ना? तो ऐसे जरूर डालना पड़ेगा कुछ बातों को। बाकी ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बारे में क्या सही नहीं है पूछा है, कौन सा सवाल है ये? 14वां, इलाहाबाद की संधि के बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग, हाँ ये ठीक है, यही सही नहीं है। बाकी मतलब यही गलत है, तो आपका आंसर तो यही सर सर। ये ना हाँ मैं ऐसे फैक्ट्स भूल जाती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मुझे याद था, मैंने नोट की थी सारी चीजें सीक्वेंस में। ये 65 मुझे यहाँ पे याद रहा, पर मैं फिर उसके बाद मुझे फैक्ट्स याद ही नहीं रहते। कोई नहीं, देखो क्या है ना कि अगर आप आंसर लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर उस समय ध्यान में है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद से कौन सा उसके बारे में हमें कुछ भी रिसर्च करना है या थीसिस लिखनी है या ये, और इंटरव्यू में और इन सब चीज़ों में इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता। तो इसलिए एग्जाम के टाइम पे अगर कॉन्सेप्ट, और इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, अगर मान लो आपको बक्सर का युद्ध भी नहीं पता कि 1764 में हुआ है, उदाहरण के लिए ईयर नहीं पता, तो आप जब आंसर लिखो ना तो वहाँ पे इस चीज़ को केवल लिख दो कि बक्सर का युद्ध इनके इनके बीच लड़ा गया, ये कहानी थी। ईयर से हट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी यूपीएससी नहीं कहती कि आप ईयर लिखो, डेट लिखो, इतिहासकार का नाम लिखो, कोई शासक था उसका नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो प्रश्न की डिमांड है अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जितनी बातें लोग कहें या बताएं, ये अपने दिमाग से वहम हटा देना, यही फैक्ट है। और जो इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ता है वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है और कम नंबर आ जाते हैं। अगर वहाँ पे ये हमें थोड़ी ना बताना है कि मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, आपके वो नॉलेज का नहीं, मतलब कुल मिला जुला के आपके फैक्ट या इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले रहा, एक जनरल सा ये टेस्ट है। इसीलिए देखो सब्जेक्ट भी जनरल स्टडीज है, इसलिए ध्यान में रखना, कोई ऑप्शनल थोड़ी ना है। और ऑप्शनल में भी जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनको भी इतना फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने, वैसे आपका शायद हिस्ट्री ऑप्शनल ही है ना? यस सर, हाँ तो इसलिए तो मैं बार-बार बोल रही हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भूलो नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप, मैं बताया ना कि अगर आपका ऑप्शनल भी है, एक सेकंड रुकना जरा, अगर आपका ऑप्शनल भी है तो भी ऑप्शनल में उत्तर लिखते समय कोई जरूरत नहीं ईयर की, ठीक है? कोई जरूरत नहीं किसी का नाम में मेंशन करने की, जनरली आप ऐसे ही ले लिखना, बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है? बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो कि मैं फैक्ट या ईयर लिखूंगी तो ही नंबर आएगा।
15वां सवाल है, देखो, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्को डी गामा भारत के पूर्वी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव तथा हुगली में अपनी कोठियां स्थापित की। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली और आखिरी शक्ति पुर्तगाली थे। 15वां सवाल, इसका आंसर आपने क्या दिया है? ए। ओके, देखो इसका सही आंसर पता है क्या? बी है, ए नहीं है। ठीक है, इनमें से जो कथन है वो केवल और केवल क्या है? दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब पहला देखो क्या कह रहा है, वास्को डिगामा भारत के पूर्वी तट पर स्थित कालीकट। कालीकट तो वास्को डिगामा आया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भारत का पूर्वी नहीं पश्चिमी तट है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये ऑफ हो गया था मैं सर, मैं मुझे पता था। कोई नहीं, कोई नहीं, ये ना बस ये छोटा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उसका दूसरा सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली और आखिरी पुर्तगाली नहीं थे। पौंडीचेरी को लेकर के भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो ये अगर आपको नहीं भी पता है ना ये लड़ाई वगैरह, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने भी इस पर किया, कब्जा किया, अंग्रेजों ने भी लड़ा 1793 में आगे जा कर के, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन ये पूर्वी और पश्चिमी तट वाला ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अगला क्या है? 16वां सवाल। 16वां सवाल है कि हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। अकबर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी तथा 400 का मनसब भी दिया। हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। आपने आंसर दिया है इसका डी 1, 2, 3, लेकिन इसका सही आंसर है सी 1 और 3। कैसे? देखो, पहला तो बिल्कुल सही है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, और आया था अकबर के नाम का ही पत्र लेकर के। जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम का पत्र देकर के हॉकिंस को इंडिया भेजा। हॉकिंस जब तक इंडिया आया तो अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये आया तो इंडिया था अकबर के नाम का पत्र लेकर के, लेकिन आया तो यहाँ पे राजा कौन था? जहांगीर शासक था। ये ध्यान में रखना। अब जब जहांगीर शासक था तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि अकबर ने हॉकिंस को, अकबर तो हॉकिंस से मिला ही नहीं, ठीक है ना, मृत्यु हो गई थी। तो ये जहांगीर से मिला था और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये जो हॉकिंस था ये, इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये जब भारत आया और जहांगीर से मिला तो इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। तो इससे क्या है कि जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ कि अरे ये तो फारसी में, तो इसीलिए इसने खान कहा, क्योंकि फारसी भाषा उस समय ये मुगल यहाँ पे यूज करते थे, तो इसीलिए उसने उसे खान कहा और खान की उपाधि दी और इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया। ठीक है, तीसरा क्या है? हाँ, और हॉकिंस ने इसी से परमिशन मांगा था जहांगीर से, और सूरत में इसने व्यापारिक कोठी अपनी स्थापना करने के लिए। क्लियर है? तो ये ओवरऑल है आपका। ठीक है, प्रीलिम्स में भी कुछ तो मान लो फैक्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपके ठीक ठाक प्रश्न सही है। 3-4 प्रश्न का ही इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सही तरीके से करती रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको डाउट हो तो पूछो, कोई और डाउट है, कुछ पूछना है? सर सोर्सेज ठीक है या मैं मतलब कुछ और ऐड ऑन करूं इसमें? देखो, मैं आपको दिखा दूं एक बार ये, अगर क्या? तो सर मैं स्पेक्ट्रम यूज कर रही हूँ जो मतलब पढ़ने के लिए, ठीक, मुझे चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, मेरे पास नोट्स है दृष्टि के, अखिल सर के, अखिल मूर्ति के, मैंने पहले नोट्स बनवाए थे, तो ठीक है, ये दोनों चीजें ही ले रही हूँ मैंने। और कुछ मतलब मैंने पहले वो पढ़नी शुरू की थी एक और बुक, पर फिर मुझे लगा स्पेक्ट्रम ही ठीक है, सबको ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्ट्रम थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है, स्पेक्ट्रम का फोकस थोड़ा फिल्म्स बेस्ड ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कहानी समझ। देखो तुम्हारा ऑप्शनल भी है ना, ऑप्शनल के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ रही हो? सर अभी यही पढ़ रही हूँ मैंने। नहीं, ऑप्शनल के लिए ना कुछ बुक्स लेनी नहीं, पड़। नोट्स जो है, ये जो नोट्स हैं ये ऑप्शनल के थे। अच्छा, ये उनके वाले अखिल अखिल से अखिल मूर्ति सर के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब ऑप्शनल के नोट्स और स्पेक्ट्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? पहले पढ़ी थी स्टार्टिंग में। ओके, अच्छा, तो मतलब एनसीईआरटी है ना आपके पास? हाँ सर, ओल्ड एनसीईआरटी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो भी फॉलो करना ना, तो साथ में एनसीईआरटी अटैच कर लेना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है।
एक टेक्स्ट बुक हो गया, आपके पास एक क्लास नोट्स या जो भी नोट्स है उनकी, अखिल मूर्ति सर की वो हो गई, और तीसरा क्या हो गया आपके पास, क्या है, एनसीईआरटी है। इन्हीं तीनों को करो, इसके अलावा एक्स्ट्रा मत पढ़ना कुछ भी, कुछ भी। इन्हीं को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगर मान लो कहीं कोई कमी हुई, कोई सोर्स पढ़ना पड़ा, कोई एक आध टॉपिक पढ़ना पड़ा, तो मैं उस बुक का नाम बता दूंगा या उसका पीडीएफ अपने पास अवेलेबल होगा तो मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए स्पेशली, तो वो वहाँ से कर लेना, अदरवाइज मत बदलो सोर्स। जो सोर्स फॉलो कर रही हो उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। अगली बार जो सर आप टाइमिंग का बोल, क्या बताइए, हाँ जी आप बोलो, आप बोलो। सर, आप टाइमिंग का बता रहे थे कि आप टाइम ऊपर नीचे कि मैं जब मिलेंगे तब बता दूंगा कि किसी में ज़्यादा ले लो किसी में कम, तो आप एक बार बता दीजिए। मैं समझा नहीं, टाइमिंग बता देते। सर जैसे मैंने 4 दिन लिए थे इस वाले टेस्ट के लिए और आगे वाले के लिए मैंने 12 लिखे थे 3 टॉपिक के लिए, हाँ जो आपने शेड्यूल बनवाया था। हाँ। ओके ओके, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि आप 12 दिन से पहले कंप्लीट कर लो। देखो अभी क्या है ना, कभी हमको आपको आंसर में क्या क्या आना चाहिए वो लिखाने बताना है। अभी कोई टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है कि आपको 2 दिन में ही पढ़ के दे दो या 2 घंटे में ही टेस्ट दे दो। अब से जो भी टेस्ट है या जो भी है ना, वो आप अपने अनुसार एक समय लेके, पहले क्या है ना कि वर्ड्स लाओ, जो दिमाग में आ रहा है वो पेपर में उतारो, ये सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो समय की पाबंदी और ये सारी चीज़ें हो ही जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने अगला जो 3 टॉपिक है, या 3 या 4 जो टॉपिक है, एक सेकेंड, मेरे हाथ में है मोबाइल, अगर हम बात करें तो आपका है भारत में संवैधानिक विकास, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना, ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियाँ। ओके, देखो अगर इन 3 के लिए थोड़ा 12 दिन तो वाकई ज़्यादा है। आ, जैसे कि आप इन 3 के लिए, टॉपिक थे सुधार आंदोलन वाला, सर मुझे इसमें लास्ट वाला आर्थिक नीतियाँ मैंने पढ़ा हुआ है अच्छे से पहले भी, इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो मैं 2 दिन में तैयार कर दूंगी ज़्यादा। ये जो पहला वाला है इसमें मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये मुझे भारत का याद रखना पड़ेगा। भारत का संवैधानिक विकास और ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना। सर प्रशासनिक संरचना में मैंने जो टॉपिक नोट किए हुए हैं ये थे कि द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, सहायक संधि, डलहौजी की नीति, देशी रियासतों के प्रति नीति, सिविल सेवा और न्यायिक व्यवस्था, उपयोगिता एंड भारत, ये 5 टॉपिक मैंने नोट किए हुए हैं इसमें, मतलब मुझे पढ़ने हैं। तो ये वाले टॉपिक सब बहुत लंबे जा रहे हैं, मतलब काफी टाइम लेंगे। ये वाला तो काफी जा रहा है कि द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, ये तो कंपनी शासन से पूरा कंपनी समाप्ति तक है। तो आपको क्या लगता है, आप इसको और कम दिन में कर सकते हो? आप बताओ आपको कि कितने में हो जाना चाहिए, तो उतने में हो जाना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से देखो 1 वीक तो ठीक है, 12 दिन थोड़ा ज़्यादा है। आप 1 वीक का ले लो, अगर आपको लगता है तो 1 दिन और ऐड कर लेना, 1 या 2 दिन, लेकिन आप टारगेट 1 वीक का ही लेके चलो, ठीक है, क्योंकि 12 दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, एक हफ्ते का लेके चलो, अगर नहीं होगा तो फिर बढ़ा लेना 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगला जो आपका ये 3 टॉपिक है, भारत में संवैधानिक विकास, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना, ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियाँ, यस सर। ठीक है। तो कोशिश करो, बाकी वो जो चौथे और 5वें प्रश्न का है या और भी जो प्रश्नों में कमियां थी पहले उसमें थोड़े मोड़े, उनको बीच में लिख करके कभी भेज देना, ठीक है, जब भी टाइम मिले। सर अगर आप ओवरऑल नंबर बता दो तो आंसर राइटिंग के लगभग कितने रहते आपको आपके पहले वाले आंसर आपको दोनों के? आपको मैंने पहले वाले प्रश्न पे नंबर पर बताया ना। पहले वाले पे बताया था, यस। हाँ, तो उसी को एवरेज मान के चलो, अभी थोड़ा और लिखो, ठीक है, तो फिर हम नंबरिंग भी कर लेंगे। अभी पहले प्रैक्टिस करो लिखने की, नंबरिंग हो जाएगी, ओवरऑल उसी का एवरेज लेकर के चलो। देखो कुल मिला जुला के ये देखो ठीक है, बढ़िया लिख रही हो, शब्दों का चयन भी अच्छा है, और बस ये 2-3 चीज़ें जो बेसिक कमियां जो मैंने शुरू में बताई,
शब्द, मात्राएं, इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी ठहराव से लिखो, अभी मत हड़बड़ाओ। अभी जो टाइम लिमिट वाली बात थी ना, अभी टाइम लिमिट भूल जाओ। अभी मान लो जैसे 1 घंटे में है तो वो मैं हटा दूंगा, अभी उसको 1.5 घंटे में करो, लेकिन आराम से ठहराव के साथ उस वर्ड को। हाँ, बस एक काम ये जरूर करना कि अगर 5 क्वेश्चन लिखने बैठना तो एक साथ ही 5 लिख के उठना, ये वाला एक काम करना, उसमें ब्रेक मत करना। बाकी भले तुम उन 5 क्वेश्चन को लिखने में 2 घंटे का समय ले लो, 2.5 घंटे का समय ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि उस पर फिर उस ठहराव से क्या होगा ना कि जो छोटी छोटी कमियां हैं ये सुधर जाएंगी, थोड़ा ध्यान दे के लिखोगी। जब ऐसा करोगी तो बीच बीच में आपका आदत पड़ जाएगा, और जब आदत बन जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बाकी ओवरऑल देखो, शब्दों का चयन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्कोरिंग जो मैंने आपको बताया उतने तक लगभग आप ऑन एन एवरेज सब पे रख लो। जब हम मार्किंग के साथ शुरू कर लेंगे ना, तब आपको उसका मार्किंग भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप और जब सुधार कर लेंगी तो फिर मार्किंग में और भी मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज वो रखो जो मैंने बताया अभी, 10 में से 4 सफिशियंट है। मैंने बताया ना 6 नंबर बहुत, और 7वां तो बहुत रेयरेस्ट में मिलते हैं। तो ये जनरली जो ऑन एन एवरेज की बात है वो इतना ही चलता है, ठीक है। 6 नंबर 10 नंबर में मतलब बढ़िया आंसर लिखा है, ये वाली बात होती है। तो थोड़ा मोड़ा वही जो कमी है, अगर वो सुधर जाएंगी, मात्राएं सुधर जाएंगी, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। सर एक और बात थी। हाँ बोलिए। सर मुझे ना एक टाइम फ्रेम बनाना था, मतलब मैं पिछले लास्ट ईयर भी ऐसी पढ़ी थी और मुझसे बिना टारगेट के पढ़ा नहीं जाता। ओके। अगर मेरे मतलब ऐसे सेट ना हो कि मतलब इस टाइम से इस टाइम में ये वाली चीजें हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स इतने में मतलब इस टाइम तक खत्म हो जाएगी या दिसंबर तक इतना कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, तो सर मुझे प्रेशर फील नहीं होता फिर। वरना मुझे सर बहुत प्रेशर फील होने लगता है अगर मुझे ये पता ना हो कि पूरा फरवरी तक का क्या टाइम टेबल रहने वाला है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो अगर मुझे ये वाली चीज मेरी अगर बन जाए, मतलब ये वाली फ्रेम बैठ के किसी तरह, या देखो। उनका तो मुझे टेस्ट मैं खुद बना लेती, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने किया था। तो मुझे लास्ट ईयर बिगड़ गया, वैसे 1-2 महीने में पीछे चली गई, बुखार हो गया था, डेंगू, पर सर फिर भी वो कुछ चीजें मैंने कवर कर ली थी। ठीक है। पर अगर वो टारगेट नहीं बना होता तो मुझसे काम नहीं होता। ये तो मुझे वो ये तो अच्छी थोड़ा बात है प्रेशर ना, चाहिए अपने ऊपर। ये तो अच्छी बात है ना कि टारगेट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप मेहनत करोगी। टारगेट अगर नहीं डिसाइड होगा तो हर व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। और प्रेशर ज़रूरी है, लेकिन प्रेशर इस तरीके का जो आप बता रही हैं ये प्रेशर ज़रूरी है। बिना मतलब का प्रेशर, ये पढ़ाई को लेकर लोड लेने वाला नहीं। हाँ, ये प्रेशर ठीक है। इसके लिए देखो एक काम कर सकते हैं कि शेड्यूल, देखो क्या है ना यामिनी, शेड्यूल तुम बनाओ। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। टारगेट बेस्ड पहले आप एक बार बना के मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि देखो क्या है ना कि आपका शेड्यूल है, आपकी दिनचर्या है, आप किस टाइम क्या करते हो, किस टाइम क्या नहीं करते हो, ये आप जानोगे। आप कब पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, कब क्या कर पा रहे हो, ये आप जानोगे। आप वो शेड्यूल बना करके एक बार मुझे भेज दो कि किस किस हिसाब से कब कब कितने कितने घंटे के हिसाब से आप टारगेट अपना डिसाइड किए हो। उस पर फिर जो सुधार करना होगा हम दोनों मिलके कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बना के दे दूंगा ना तो वो मैनेज करना थोड़ा टफ है। क्योंकि वो फिर होगा कि हो सकता है कि उस समय अब आप 2 विषय 3 विषय 4 विषय, देखो पढ़ने का तरीका होता है। कोई स्टूडेंट एक विषय ले लेकर के पहले ख़त्म करता है तब दूसरा उठाता है। कोई स्टूडेंट क्या करता है 2 विषय लेकर के चलते हैं कि 2 विषय एक तो साथ साथ तैयार होते हैं और टेस्ट भी चेंज होता है और व्यक्ति बोर भी नहीं होता। और 2 विषय वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट होता है, ये इस तरीके ऐसे ही से। पढ़ा था मैंने लास्ट ईयर भी, दो हाँ। मतलब करंट अफेयर था एक और 2 सब्जेक्ट की टीचर भी थी हाँ, इंग्लिश का। लेकिन इसके साथ साथ ना हमें क्या करना है कि हमें अपना रिवीजन का भी प्लान करना पड़ेगा। क्या है कि मान लो 2 विषय पढ़ लिया, ये 2 खत्म हो गए, आपने अगला 2 शुरू कर दिया, तो ये जो 2 खत्म हो गए इनको भी तो पढ़ोगे, नहीं तो पता है ये भूल जाओगे। वो जो अगले के लिए शेड्यूल्ड करोगे, उस शेड्यूल्ड में मान लो उदाहरण के लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, मान लो आपने हिस्ट्री, एक सेकंड रुको, मान लो आपने हिस्ट्री एंड पॉलिटी उठाया, ठीक है। आपने टारगेट रखा कि इसे आप 30 दिन में ख़त्म कर लिए। अगली बार आपने जियोग्राफी एंड इको उठा लिया, कहाँ चला गया, खैर जियोग्राफी एंड इको उठा लिया। अब इसका भी आपने टारगेट 30 दिन रखा।
अब इस 30 दिन के दरमियान आपको इस वाले विषयों का ध्यान रखना होगा। अब वो ध्यान आप कैसे रखोगे? नहीं तो ये 30 दिन करोगे, अगला उठाओगे तो ये भूल जाएगा, अगला उठाओगे तो पीछे वाला भूल जाएगा। इनको क्या करना होगा कि जब आप इनको पढ़ रहे हो तो मान लो वीक में 7 डेज हैं, तो आप 6 दिन इनको पढ़ो और 1 दिन इन विषयों को दो। थोड़े थोड़े ही टॉपिक दो, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, तो हर वीक में 1 दिन इन टॉपिक को देना पड़ेगा एज ए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं करेंगी तो समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि जब भूल ही जाओगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने का या कोई भी चीज़ कुछ भी करने का। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करो कि पहले आप थोड़ी सी कोशिश करके अपना सारा शेड्यूल एक बना करके मुझे भेज दो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, और वो भेजने के बाद उसमें जो होगा हम मिल करके उसमें चेंजेज कर लेंगे। एक बात और ध्यान में दो, खुल के मेहनत करो, थोड़ा सा भी संकोच मत करो। जो जानना है, जो पूछना है, जैसे पूछना है, जब पूछना है, बेधड़क होके पूछो, क्योंकि ये मेरा काम है तुम्हें बताना। मैं तुम्हारा मेंटोर इसीलिए हूँ कि तुमको कभी भी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की, तुम खुल के बात करो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें कैसे सुधार करें, इसमें कैसे करें। थोड़ा सा भी संकोच करोगी तो फिर अपना ही समय खराब होगा, ठीक है ना। तो बेझिझक होके पूछो, उस पर कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल शेड्यूल पे काम करेंगे। आप अपना शेड्यूल एक मोटा मोटी फ्रेम खींच करके भेजिए, दोनों मिल करके बात करके, मतलब फ़ोन पे ही जैसे भी जूम के थ्रू करके हम इसे क्लियर कर देंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लो और पढ़ो। अगली बार से कोशिश और करना, जो ये आप भेजते हो ना आंसर लिख करके या जो, इसका आप मुझे पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है ना। तो ये मैं इस बार भी भेजने वाली थी वैसे हाँ, तो, बट वो मेरे पास ऐप डाउनलोड नहीं थी, तो फिर मैंने सेंड कर दिया। कोई नहीं कोई नहीं, तो अब से भेज दोगे ना तो वो थोड़ा इजी होता है जांचने में या पढ़ने में। ये जेपीजी इकट्ठा करो फिर लड़कों को भेजो, तो देखो इन लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक। तो ये कर लेना, बाकी एकदम बेझिझक होके, कभी कोई भी समस्या हो खुल के बात करो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं, ठीक है। तो बाकी शेड्यूल का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पूछना है और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, बस मैं ये करंट अफेयर्स में वीकली कर रही हूँ। हम्म। मैंने मतलब डेली का छोड़ दिया है। अच्छा। पहले मतलब लास्ट ईयर मैंने मतलब डेली का न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी, मुझे लग रहा था सोर्स ठीक है। हाँ बट मैंने फिर उसका टाइम की वजह से रिवीजन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम जा रहा था उसमें, डेढ़ 2 घंटा के करीब, तो मैंने वीकली की तरफ ठीक है, तो मैंने वीकली, डेली तो वीकली ही कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वीकली जहाँ से भी जैसे भी कवर कर रही हो उसको कर लो और उसका नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कवर कर लो, कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि कवर होता रहे और चीज़ों का रिवीजन होता रहे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अब क्या है कि टेस्ट आपने शुरू कर दिया है, अब आपका आकलन होता रहेगा, कमियां आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करोगी? जब तक आप रिवीजन नहीं करोगी। तो रिवीजन एकदम अपने आदत में डाल लो, कब कैसे करना, और वो शेड्यूल आप ही कर पाओगी, क्योंकि आपका शेड्यूल आप खुद समझोगी कि मैं कब क्या कर पाऊंगी, कितने घंटे पढ़ पाऊंगी, कितनी स्टेमिना है। अब देखो क्या होता है कि कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ पाता है, कोई 8 घंटे पढ़ पाता है, कोई 10 घंटे भी पढ़ पाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा पढ़ना भी फिर दिमाग में कुछ जाता नहीं है। तो मैक्सिमम 10 बहुत है। और ये भी हमेशा कोशिश करना कि कभी भी लगातार 10 घंटे का शेड्यूल मत बनाना, वो कभी ज़िंदगी में किसी से फॉलो नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं तो 2-2 शिफ्ट, मतलब 2-2 घंटे की शिफ्ट का बनाती हूँ, हाँ बस ठीक बनाया करती हो, जैसा बनाओ ऐसा बनाओ। देखो अब मान लो 2-2 घंटे के भी आपने शिफ्ट बनाए, मान लो 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि मन नहीं करता 2 घंटे कंटिन्यू, कोई नहीं, ब्रेक ले लो। ओवरलोडेड हो कि नहीं, अरे यार 2 घंटे में करना ही है करना ही है, वो फिर दिमाग में जाता वाता नहीं है। कभी कभार क्या होगा, पढ़ोगी नहीं जाएगा, मतलब मन नहीं लगेगा, बंद कर दो, सो लो, जो भी आपको मन करता है वो काम कर लो, मूवी देख लो, गाने सुन लो, जो भी करता है कर लो, इसको रिलैक्स कर लो। फिर जब लगे कि ओके तब पढ़ो। लोड लेके यूपीएससी बिल्कुल नहीं करना है, ये भूल जाओ कि यूपीएससी हवा है, हवा है, लेकिन हवा दूसरे तरीके से लोग बनाए हैं, इसको आप हवा इस तरीके से बनाओ कि इस शेड्यूल को इतने टाइम पे टारगेटेड फोकस करना है, तब तब ये सही है। बिना मतलब ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो
ओवरलोडेड होके नहीं, 2 घंटे का भी है स्लॉट तो 2 घंटे में मन नहीं कर रहा है, रिलैक्स कर लो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, ये जो 2 घंटा ये है आगे वाले में ऐड कर लेना। समझे कि नहीं समझे? ये सब आपके ऊपर है, सब आप कर सकते हो, बस ये है कि इसको शेड्यूल्ड कैसे कर लोगे ये हो जाएगा। ठीक है? सर करंट अफेयर के बारे में एक और बात पूछनी थी कि जो जैसे अभी कुछ इंडेक्स आते हैं जो रिलीज होते हैं करंट अफेयर में या रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? और चीज़ों पे तो मैं कर लेती हूँ। अभी पर विकास सर ने ये बोला था कि मतलब इस तरीके से डिटेलिंग नहीं करनी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा फिर डिटेलिंग करूँ कैसे, मतलब इंडेक्स से क्या क्या चीज़ें उठाऊँ, रिपोर्ट जो आ रही है, रिपोर्ट जो आ रही है उनसे क्या क्या चीज़ें उठाऊँ फिर देखो मीन्स रिपोर्ट, की जो देखो रिपोर्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, अब सब इम्पोर्टेंट कैसे उसको आप कैसे ले लिख के बनाओगे, ये है। अब ये आपको बनाना मेंस के लिए है प्री के लिए है? सर रिपोर्ट्स मीन्स के लिए ज़्यादा होंगे, हाँ प्री हाँ, के लिए तो नहीं आता तो प्री में भी है कुछ ज़्यादा कुछ ले, लेकिन है। ज़्यादा यह है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कर लेंगे। तो अच्छा विकास सर ने उसके लिए क्या बोला, वो आप फॉलो कर रहे हो, क्या बताया उन्होंने? हाँ सर, मुझे कुछ उन्होंने एडिटर्स के नाम बताए थे मतलब उन्होंने एक्सपेल फॉलो करने के लिए बोला था, बट मुझे एक्स ज़्यादा चलानी आती नहीं, और हाँ आता ही नहीं। फिर अच्छा उस मुद्दे पे बात हुई थी हमारी, एक्चुअली वो जो ऑथर के बारे में फॉलो करने को कह रहे थे वो बहुत बड़े ऑथर हैं और कुछ फॉरेनर हैं कुछ इंडियन भी हैं, आप ऑथर को फॉलो करके उनके कंटेंट पढ़ने में रह जाओगी, बाकी चीज़ें पढ़ नहीं पाओगी। ठीक है ना? इंडेक्स को लेकर के हम एक काम करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? आप उसके लिए लोड ना लो कि आपको नोट्स बनाना है, जो हम भेजेंगे उसको आप पढ़ पढ़ के नोट्स बना लेना। ठीक है? ऐसा कर लो, क्योंकि अगर आप किसी ऑथर को या किसी स्कॉलर को फॉलो करोगी तो फॉलो करना ठीक है, लेकिन ये है कि फिर आपका ज़्यादा समय उसमें चला जाएगा तो बाकी टाइम आप मैनेज अपने स्टडी में नहीं कर पाओगी। क्योंकि अभी देखो बेसिकली आपको टारगेट होकर के फोकस्ड यूपीएससी को निकालना है। ठीक है ना? आपको कोई पीएचडी पे थीसिस या ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो फिर हमारी बात हुई थी हमारी विकास सर की इस पे, वो वाला वीडियो मैंने भी देखा था करंट वाला। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सुनते ज़रूर हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या चीज़ें हो रही हैं, बात तो हम दोनों साथ में ही थे। तो मैं बोला कि इतने स्कॉलर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो वो बोला कि हाँ वो थोड़ा सा दिक्कत है स्कॉलर पढ़ने में, क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएंगे क्या है। तो मैं बोला हाँ तो बच्चों को स्कॉलर को मत फॉलो करने को करना है, तो ये वाला प्लान कैंसिल है स्कॉलर फॉलो का, वो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको देंगे। क्योंकि देखो फॉलो करना वो सब फॉलो कर लेना, जब सिलेक्शन वलेक्शन हो जाएगा फॉलो करके पढ़ती रहो, एग्जाम देती रहो, किताब लिखना होगा ले लिखती रहना, जो करना होगा करती रहना, अपने थीसिस ले लिखवाना अपने आर्टिकल लिखवाना अलग बात है। लेकिन बट अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, यूपीएससी अचीव करना। तो वहाँ पे जो भी आपको इंडेक्सेज चाहिए होंगे हम अपने पास हम खुद करंट के लिए हम लोग अपना बनाते हैं, हम आपको इंडेक्स आपको दे देंगे, तो आप उसको पढ़ना उससे तैयार करना। ठीक है ना? जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ कल 12 बजे यूट्यूब पे एक क्लास होगी बजट पे। देखो बजट तो सबने सुन लिया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा, वो विकास सर ही लेंगे। 12 बजे है, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, या गुरुज आश्रम का चैनल सब्सक्राइब कर लेना हमारा, वहाँ पे आ जाएगा। उस पर क्या है कि एक तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के बैकग्राउंड को समझते हुए इस बार का बजट यूपीएससी के लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट और कैसे इम्पोर्टेंट है, इस पे पूरी बात होगी। ठीक है ना? वो 1 सवा घंटे का सेशन होगा और ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले फिल्म्स में वो आपके काम आएगा। तो कल 12 बजे उसका सेशन है, करंट की जो क्लास होती है उसके बाद होगा, तो आप 12 बजे उसको देख लेना एक बारी, वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो उसका मैं लिंक आपको भी भेज दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। और बाकी ये मिल जाएगा। और कोई डाउट है और कुछ पूछना है आपको, कुछ भी? नहीं चलो नहीं। बाकी बाकी जब भी पूछना हो तो बेझिझक कभी भी कॉल या मैसेज कर लेना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो मैं उठा लूँगा कॉल या मैं मैसेज मैं देख लूँगा। ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होकर करना, आराम से पढ़ो। ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू।